1 अगस्त 1920 गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने ही वाला था कि हमारे बीच से एक हमारा बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व जो इस धरती से भारत माता के आंचल में उन सितारों में शामिल हो गया जिनका प्रकाश सदियों सदियों तक जगमगाता रहेगा। महात्मा गांधी ने उस महान व्यक्तित्व की मृत्यु पर अपना मार्मिक भाषण देते हुए कहा था, मेरा सबसे प्रबल सहारा मुझसे छूट गया, जो मनुष्यों में सिरमौर था। सिंह गर्जना अब समाप्त हो गई। असंख्य पीढ़ियों तक उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में देखा जाएगा। यह व्यक्तित्व जिसके विषय में गांधी जी ने ये वचन कहे वो और कोई नहीं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। 1 अगस्त 1920 गांधी जी ने पूरे जोश से असहयोग आंदोलन की रणभेरी बजाने का दिन घोषित किया और उसी दिन हमारे बीच से हमारे महान नेता बाल गंगाधर तिलक चले गए। लेकिन आंदोलन स्थगित नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे वीर सपूत जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस भारत माता के चरणों में समर्पित कर दिया हो, उनकी मृत्यु पर हमें शोक नहीं बल्कि उनके सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और इसीलिए उनकी इच्छा थी कि असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा, तो उसे शुरू किया गया। गांधी जी ने कहा कि लोकमान्य तिलक तो सिर्फ एक व्यक्ति थे, अनेक लोकनायक होते हैं, अनेक उपाधियां उनको राजा महाराजाओं के द्वारा दी जाती हैं, लेकिन लोगों ने जो उपाधि तिलक जी को दी वह राजाओं के द्वारा दी गई उपाधि से लाखों गुना बेहतर थी। बहुत किस्मत की बात होती है जो ऐसे लोकनायक को इस प्रकार की मृत्यु हासिल होती है। हमारे बीच से गोपाल कृष्ण गोखले गए, फिरोज शाह मेहता गए, दादा भाई नौरोजी गए और इनके साथ हजारों लोग शमशान तक गए, लेकिन तिलक के साथ तो पूरी दुनिया चली गई। ये वचन हमारे पूज्य महात्मा गांधी के थे, जो बाल गंगाधर की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए 1 अगस्त 1920 को उनके मुखारबिंद से निकले। फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम जिस व्यक्तित्व के विषय में पढ़ने जा रहे हैं वो एक महान क्रांतिकारी नेता थे और भारत के लोगों के लिए समाज में सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता को कायम करने के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया था। गर्मपंथी विचारधारा के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम लोकमान्य कहते हैं, उनके विषय में आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अगला हमारा टॉपिक है होम रूल लीग की स्थापना और होम रूल मूवमेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में जो स्वशासन का आंदोलन चलाया गया उसमें 2 प्रमुख हस्तियां हैं जिन्होंने इसका नेतृत्व किया, बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट। तो जब हम होम रूल मूवमेंट को पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें 2 लोगों के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी लेनी होगी। आज इस 30 मिनट की क्लास में हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जीवन को समेटने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमारी क्या बिसात है कि जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन इस भारत माता को समर्पित कर दिया हो उसको 30 मिनट में हम क्या समेटेंगे, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को खोलने की कोशिश हम करेंगे ताकि हम उनके विषय में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा कर सकें। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, रत्नागिरी में 1856 में। तो सबसे पहला इनके जीवन से संबंधित कुछ बिंदु हैं, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उन्हीं पे चर्चा हम करेंगे। जन्म महाराष्ट्र, इनका जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ, रत्नागिरी।
और ये एक मराठा ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। पिता का नाम गंगाधर राव और माता का नाम पार्वतीबाई था। अपनी शिक्षा दीक्षा इन्होंने प्राप्त की और LLB किया, इन्होंने वकालत पढ़ी और उसके बाद में 1880 में ये सामाजिक जीवन में अपना कदम रखते हैं। जन्म 1856 में हुआ और 1880 में सामाजिक जीवन में ये आए और जैसा कि इनकी हार्दिक इच्छा थी कि भारत में अच्छी शिक्षण व्यवस्था बनाई जाए, तो इन्होंने अपने सामाजिक जीवन का जो कार्यक्रम है वो एक स्कूल के द्वारा प्रारंभ किया और इन्होंने पूना में एक स्कूल स्थापित किया। पूना में एक न्यू इंग्लिश स्कूल स्थापित किया और इसमें जो सहायता इनके गुरु विष्णु कृष्ण चिपलूणकर ने की थी, तो यहाँ पे इनके गुरु की सहायता ली थी इन्होंने। सहायता गुरु विष्णु कृष्ण चिपलूणकर, इनकी सहायता से, अपने गुरु की सहायता से इन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की और शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत काम करना चाहते थे। इनका एक मानना था कि हमको इस प्रकार के स्कूल पूरे देश में खोलने चाहिए, क्योंकि उस समय सरकार ही जो है वो इंग्लिश संस्थाओं की ज़्यादा स्थापना कर रही थी इंग्लिश शिक्षा देने के लिए। तो ये चाहते थे कि वहाँ के बजाय अगर देसी व्यवस्था से इंग्लिश स्कूल खोले जाएं तो हम अपने समाज को और ज़्यादा उन्नति की तरफ ले जा सकते हैं। तो इनके गुरु की सहायता से इन्होंने प्रारंभ किया अपने सामाजिक जीवन का, न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की और अगले ही वर्ष इन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस खरीदा। प्रिंटिंग प्रेस खरीदा और पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गए। गुरु की सहायता से इन्होंने 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन 1881 में प्रारंभ किया। 1880 में ये स्कूल ओपन किया। 1881 में इन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस खरीदा कुछ साथियों के साथ में। कुछ और सहायक जो थे, साथी थे, एक तो इनके गुरु थे, गुरु विष्णु कृष्ण चिपलूणकर, और जो है इनके अन्य 1-2 साथी थे जिनके नाम हैं जैसे कि गुरु चिपलूणकर, आगरकर, नाम जोशी आदि की सहायता से। ये सभी लोग इनके सहायक हैं, साथ में हैं और इन्हीं की सहायता से प्रिंटिंग प्रेस की जो है ये कार्य किया गया और 2 पत्रिकाएं इन्होंने यहाँ से निकालना प्रारंभ किया। पत्रिकाएं, एक पत्रिका इन्होंने निकाली मराठा। दोनों पत्रिकाएं जो हैं वो 1881 में ही प्रारंभ की गई, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी पत्रिका पहले प्रारंभ की गई थी तो सिर्फ 2 दिन पहले मराठा जो है वो प्रकाशित होना शुरू हो गई थी, इसलिए मराठा पत्रिका जो है वो पहले प्रारंभ हुई। अब देखिए, LLB करने के बाद में इंग्लिश स्कूल स्थापित किया और उसके बाद तुरंत जो है समाज में जागरूकता फैलाने के लिए पत्रिकाओं का प्रकाशन इन्होंने प्रारंभ कर दिया और यही इनके सामाजिक जीवन का प्रारंभ था। मराठा जो पत्रिका थी, नाम इसका मराठा है लेकिन ये मराठी भाषा में नहीं थी, ये अंग्रेजी में थी। हमेशा ये कन्फ्यूज़न आपको हो जाएगा कि मराठा नाम है तो मराठी भाषा में होगी, और ये बहुत ही लोकप्रिय क्वेश्चन भी है, बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन सी पत्रिका किस भाषा में थी, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है नाम। तो जिसका नाम मराठा है वो भाषा मराठी में नहीं है, वो अंग्रेजी में थी। और ये मराठा पत्रिका तो जो थी ये महाराष्ट्र के बाहर तक जाती थी, इसीलिए इसको अंग्रेजी में रखा गया, क्योंकि मराठी जो भाषा है वो क्षेत्रीय थी, अंग्रेजी जो है वो अन्य प्रांतों के लोग भी जानते थे, तो अंग्रेजी में थी। और चूंकि अंग्रेजी में थी इसलिए इसको साप्ताहिक रखा गया था।
इसमें जो है बहुत से विचार इनके छपा करते थे। और दूसरी जो पत्रिका थी उसका नाम था केसरी, ये इसके बाद में शुरू की गई। और जो केसरी पत्रिका थी ये मराठी भाषा में प्रकाशित की गई थी और ये क्षेत्रीय पत्रिका थी, इसीलिए इसको जो है दैनिक रखा गया। रोज डेली बेस पर ये पत्रिका निकलती थी, पत्र था ये दैनिक पत्रिका थी, अखबार समझ लीजिए इसे। और यह क्षेत्र में वितरित की जाती थी। सरकार की सभी योजनाएं, सरकार की नीतियां और सरकार का जो क्रियाकलाप था उसकी पोल पट्टी जो खोली जाती थी या जो कुछ भी था वो ज़्यादातर केसरी में प्रकाशित हुआ करता था। केसरी में बाल गंगाधर तिलक के क्रांतिकारी विचार छपा करते थे, क्योंकि ये मराठी भाषा में थी और महाराष्ट्र के क्षेत्रीय लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए केसरी जो है वो ज़्यादा अच्छी पत्रिका थी। क्योंकि जब आप वर्नाक्यूलर लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं यानी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो चीज़ें आसानी तक लोगों तक पहुंचती हैं। तो फिर मराठा बाहर तक जाती थी साप्ताहिक, और केसरी जो है वहीं दैनिक प्रकाशित होती थी। 1881, जैसा कि हमने बताया कि बाल गंगाधर तिलक पूरे देश में स्कूलों का जाल बिछाना चाह रहे थे, तो 1884 में इन्होंने कई लोगों के साथ मिलकर के एक सोसाइटी की स्थापना की थी, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी में कई लोग थे, बहुत से प्रतिष्ठित लोग थे उसमें, और उसमें एक बाल गंगाधर तिलक जी भी थे जिनकी सहायता से इस एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर अगला जो हमारा बिंदु है 1884, विलियम वेडर वर्न की अध्यक्षता में एक सभा हुई। जिस व्यक्ति का जैसा नज़रिया होता है, जैसा उसके सोच होता है, वैसे ही लोग उसको मिलते चले जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक का इस समय तक जो सोच है, जो वो शिक्षा के क्षेत्र में है, वो लोगों तक जो है शिक्षा को पहुंचाना चाहते हैं, पूरे देश में स्कूलों का जाल बिछाना चाहते हैं। इसीलिए ऐसे ही लोग इनके साथ जुड़ते चले गए और विलियम वेडर वर्न की अध्यक्षता में एक सभा हुई और वहाँ पर जो है एक दक्कन ट्रैप आप पढ़ेंगे पठार में, दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र के क्षेत्र में है, इसीलिए उस पूरे क्षेत्र के नाम पर ही दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना हुई। और इसमें जो है बाल गंगाधर तिलक एक सदस्य थे। एक सदस्य दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के द्वारा दक्कन क्षेत्र में बहुत से स्कूलों का संचालन किया गया। दो प्रमुख कॉलेज उस लिस्ट में आते हैं जिनका इस सोसाइटी के द्वारा संचालन किया जा रहा था। उसमें एक है फर्ग्यूसन कॉलेज। फर्ग्यूसन कॉलेज का शिलान्यास जो है बम्बई के राज्यपाल जेम्स फर्ग्यूसन के द्वारा किया गया था और उसका नाम था फर्ग्यूसन कॉलेज। तो दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के द्वारा दो विद्यालय कॉलेज चलाए जा रहे थे। 1885 में दोनों ही विद्यालय, ये दोनों ही जो कॉलेज हैं वो 1885 में ही स्थापित हुए थे। एक पहला कॉलेज था पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज। फर्ग्यूसन कॉलेज का शिलान्यास जो है वो गवर्नर ने किया था। शिलान्यास बम्बई के गवर्नर, बम्बई का जो उसमें राज्यपाल थे, बम्बई के राज्यपाल जेम्स फर्ग्यूसन
इनके द्वारा किया गया था। और दूसरा जो विद्यालय था वो सांगली में था, सांगली में था, और इसका नाम था विलिंगडन कॉलेज। विलिंगडन कॉलेज। दोनों ही बहुत ख्याति प्राप्त कॉलेज थे और दोनों के ही सरकारी अनुदान प्राप्त हो गया था। ये कॉलेज जो है बाल गंगाधर तिलक के ही देख रेख में संचालित हो रहे थे और इसी कॉलेज में, फर्ग्यूसन कॉलेज में ही गोपाल कृष्ण गोखले भी अध्यापक के रूप में आए और दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के वो सदस्य भी बने। तो अगला हमारा पॉइंट जो होगा इसके आगे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो बाल गंगाधर तिलक से इसी समय जुड़े और दोनों ही लोग एक ही साथ कांग्रेस में शामिल हुए थे। यहाँ पर दो लोगों की हम चर्चा इसलिए करना चाह रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक, जैसा पीछे भी आप पढ़ चुके हैं कि ये दोनों लोग आगे चल करके बिल्कुल विरोधी हो जाएंगे। गोपाल कृष्ण गोखले जो है एक नरमपंथी विचारधारा के व्यक्ति जो नरम दल का संचालन कांग्रेस में कर रहे थे और जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो एक गरमपंथी विचारधारा के नेता थे और वो गरम दल के नेता बनते हैं आगे चल करके। लेकिन इनकी मुलाकात कहाँ पर हुई प्रारंभ में? अभी देखिए 1885 का समय चल रहा है। 1885 में दो विद्यालय बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है संचालित करवाए जा रहे हैं, उस सोसाइटी के द्वारा जिसमें बाल गंगाधर तिलक भी सदस्य हैं, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। और इसी समय जो है 1885 में ही कांग्रेस की भी स्थापना हो रही है। लेकिन कांग्रेस से अभी बाल गंगाधर तिलक नहीं जुड़े हैं। बाल गंगाधर तिलक जो है कांग्रेस के साथ 1889 में जुड़ना प्रारंभ करेंगे, यानी वहाँ से जो है वो इनके अधिवेशन में हिस्सा लेना प्रारंभ करेंगे। तो 1885 में कांग्रेस की भी स्थापना हो रही है। 1885 में बाल गंगाधर तिलक जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में अपने पंख फैला रहे हैं। यहीं पर अगला जो कार्य होता है वो 1885 में ही गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले भी सोसाइटी के सदस्य बन गए। इसी सोसाइटी को जो नीचे मैंने बताई आपको, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के सदस्य बने। और फर्ग्यूसन कॉलेज में अध्यापक के रूप में ये नियुक्त हो गए। यहीं पर गोपाल कृष्ण गोखले फर्ग्यूसन कॉलेज अध्यापन करने लगे। अब देखिए यहां पर बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले का साथ हो गया है फर्ग्यूसन कॉलेज के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर रनाडे के जीवन का गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे गोपाल कृष्ण गोखले की जो विचारधारा है वो बाल गंगाधर तिलक से विमुख होते चली जाती है और धीरे धीरे दोनों ही लोगों के बीच में वैचारिक मतभेद होना प्रारंभ हो जाते हैं और दोनों ही लोग इसी सोसाइटी में सदस्य हैं। तो जब वैचारिक मतभेद ज़्यादा बढ़ने लगते हैं इस सोसाइटी के सदस्यों के दरमियान, तो बाल गंगाधर तिलक को लगता है कि अब हमको इस सोसाइटी से निकल जाना चाहिए और 1890 में बाल गंगाधर तिलक ने जो है वो इस सोसाइटी से इस्तीफ़ा दे दिया। उसके एक साल पहले ही 1889 में बाल गंगाधर तिलक जो है कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए और ये प्रथम बार था जब एक ही साथ बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले दोनों लोग जो है वो कांग्रेस के मंच पर एक ही साथ उपस्थित थे। तो यहाँ पर देखिए 1889 से जो है ये जुड़े, 1885 के बाद में 1889, एक ही लाइन से घटनाएं हो रही हैं। देखिए कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं आपको है। एक महान व्यक्तित्व है, जैसे भी हम महात्मा गांधी के विषय में पढ़ेंगे, बहुत से लोगों के विषय में पढ़ेंगे, हमें कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन लगाया, अगर हम अपना थोड़ा सा ईमानदारी से वक्त निकाल कर उनके विषय में जानने की कोशिश करेंगे
तो वो हमारे दिलों के साथ आत्मसात हो जाएंगे। हमें उनके जीवन के विषय में रटने की नहीं, बल्कि उनके जीवन से हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है। बाल गंगाधर तिलक एक LLB पढ़े हुए व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में आए। सबसे पहले उन्होंने, आपको सन जानने की ज़रूरत नहीं है, 1880 में सामाजिक जीवन में कदम रखा। उन्होंने एक विद्यालय की न्यू इंग्लिश स्कूल खोला उन्होंने पूना में, और वहीं से अपना जो है कैरियर प्रारंभ किया। शिक्षा के क्षेत्र में आए थे तो इन्होंने और ज़्यादा अपने पंख फैलाए और दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के सदस्य के रूप में ये आए। और फिर 2 कॉलेज जो बहुत चर्चित हैं, फर्ग्यूसन कॉलेज और बिलिंगटन कॉलेज, जो पूना और सांगली में थे, इनमें जो है इनको स्थापित कराया और ये संचालित हो रहे थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो एक नरमपंथी विचारधारा के व्यक्ति हैं, वो भी यहीं पर फर्ग्यूसन कॉलेज में ही अध्यापक के रूप में आए और दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के सदस्य भी बन गए। यहीं पर जो है गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक का साथ होता है और दोनों लोग साथ मिल करके चल रहे थे। लेकिन रनाडे के जीवन से गोपाल कृष्ण गोखले ज़्यादा प्रभावित हुए और धीरे धीरे उनकी विचारधारा बाल गंगाधर की विचारधारा से विमुख होने लगी, क्योंकि इनकी विचारधाराओं में स्पष्ट अंतर है। आप आगे चल के देखते भी हैं किस प्रकार से एक गर्म मिजाज के और एक व्यक्ति नरम मिजाज के हैं। 1889 में बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए। शामिल 1890 दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से इस्तीफा दे दिया। कारण मैंने आपको बता दिया क्यों। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से इस्तीफा और पूर्णतया सक्रिय राजनीति में आ गई। पूर्णतः सक्रिय राजनीति में इनका पदार्पण हो गया 1890 से। 1891 में VM मालाबारी के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने एक सम्मति आयु अधिनियम पारित किया था, जिसमें लड़कियों की विवाह की जो आयु है वो 10 वर्ष से बढ़ा करके 12 वर्ष कर दी गई थी। इसके विषय में पीछे भी हमने चर्चा की थी। इस जो बदलाव था इसका विरोध किया था बाल गंगाधर तिलक ने, और गोपाल कृष्ण गोखले ने इसका समर्थन किया था, क्योंकि दोनों लोगों की विचारधाराएं अलग थी। बाल गंगाधर तिलक सोचते थे कि सरकार को व्यक्ति के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वो इस चीज़ के विरोधी नहीं थे कि लड़कियों की शादी की उम्र क्या होनी चाहिए, लेकिन उनका ये मानना था कि ये जो सरकार हमारे धर्म और समाज में हस्तक्षेप कर रही है यह उचित नहीं है। हम समाज में स्वयं जागरूकता उत्पन्न करके इन चीज़ों को आगे ला सकते हैं, लेकिन सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपसे प्रश्न एक बनता है कि जब VM मालाबारी के द्वारा प्रयासों के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने एक जो है सम्मति आयु अधिनियम जारी किया था, जिसके द्वारा लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष से बढ़ा करके 12 वर्ष कर दी गई थी, तो उसका विरोध किसने किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक और इनके साथियों ने इस चीज़ का विरोध किया था। तो वो प्रश्न बन जाता है, इसीलिए आप इसे नोट कर लेंगे। 1891, और प्रश्न ये भी बनेगा कि 1891 में किसके प्रयास से यह एक्ट लाया गया था? VM मालाबारी, VM मालाबारी, ये भी प्रश्न आपसे बनेगा। VM मालाबारी का नाम आप याद रखेंगे। हालांकि जो हमारा पीछे क्लास था जिसमें बाल विवाह, सती प्रथा इत्यादि कुरीतियों के संबंध में एक अलग से क्लास है, उसमें भी इसकी हमने चर्चा की है। VM मालाबारी के प्रयास से सरकार ने सम्मति आयु अधिनियम
सम्मति आयु अधिनियम पारित किया। देखिए, ये सब घटनाएं इसलिए चर्चा की जाएंगी ताकि आपको एक ओवरलुक मिल सके कि किस प्रकार से ये राजनीति में धीरे धीरे जो है तिलक जी का जो है वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, लोगों के बीच में लोकप्रियता इनको कैसे कैसे मिलती चली गई और लोगों के दिलों तक पैठ इन्होंने कैसे बनाई। जो वीएम मालावारी के प्रयास से सरकार ने सम्मति आयु अधिनियम पारित किया, जिसमें ये अलग से क्वेश्चन बनेगा, जिसमें लड़कियों की शादी की आयु में न्यूनतम कितनी कर दी गई थी, जिसमें लड़कियों की शादी विवाह की न्यूनतम आयु 10 से बढ़ाकर 12 कर दी गई थी। अब ये पॉइंट यहाँ पर इसलिए चर्चा में आया क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था, इसीलिए इसको यहाँ पे लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक। इसका विरोध किया। क्योंकि वो चाहते थे कि सरकार लोगों के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करे और अपनी इसी विचारधारा को आधार बना करके बाल गंगाधर तिलक सोचते थे कि लोग धर्म के प्रति बहुत आकृष्ट होते हैं, धर्म के प्रति लोगों की रुचि बहुत ज़्यादा है। जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय लोगों के बीच अगर अपनी कोई बात को आप प्रभावशाली तरीके से रखना चाहते हैं तो आप धर्म की सहायता ले सकते थे। निश्चित तौर से उन दिनों ही नहीं, आज भी अगर आप किसी समाज के अंदर किसी बात को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं तो यदि उसमें धर्म का थोड़ा सा मिलाप आप कर लेते हैं तो आपके लिए वह आसानी हो जाती है। लेकिन निर्भर करता है आपके व्यक्तित्व पर। बात उल्टा भी पड़ सकती है। यदि आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली है, आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, तो फिर अगर आप थोड़ा सा धर्म का सहारा लेते हुए लोगों तक अपनी बात को आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो इसी विचारधारा पे चलते हुए ऐसा बाल गंगाधर तिलक जी का भी सोचना था कि यदि लोग धर्म की तरफ ज़्यादा आकृष्ट हैं तो यदि थोड़ा सा धार्मिक होते हुए लोगों तक राष्ट्रवाद की बात को पहुंचाया जाए तो वह राष्ट्रवाद को भी समझेंगे, सुशासन को भी समझेंगे। यानी देश की जो बड़ी बड़ी बातें हैं जिनको राजनीतिज्ञ समझते हैं, उन चीज़ों को आम लोगों तक कैसे ले जाया जा सकता है, धर्म के माध्यम से। और इसीलिए उन्होंने 1893 में जो है महाराष्ट्र में गणेश महोत्सव का प्रारंभ किया और 1895 में शिवाजी महोत्सव को प्रारंभ किया। तो ये भी दो चीज़ें आपके लिए क्वेश्चन बन जाती हैं कि गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव किसने प्रारंभ कराया था और कब प्रारंभ कराया था। इसी सम्मेलनों में जो है तिलक जी जाते थे और इन सभाओं में आए हुए लोगों को वो अपनी बात, अपना जो है राष्ट्रवाद का जो पूरा मुद्दा होता था वो समझाते थे। तो अगला हमारा जो बिंदु है वो है, दो चीज़ें हैं इसमें। 1893 वर्ष जो है वो धर्म से रिलेटेड एक और चीज़ के लिए जाना जाता है। यदि आप उस चीज़ को याद कर पा रहे हैं तो कमेंट करके बताएं कि 1893 जो है वो किस और चीज़ के लिए जाना जाता है। 1893 में गणेश महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव। ये दोनों जो है प्रारंभ कराए थे इन्हीं की देखरेख में। और क्यों प्रारंभ कराए थे हमने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें जाकर के वो लोगों को अपनी राजनीतिक जो बातें हैं वो सिखाते थे। यानी राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता करने के लिए, लोगों को एक जगह एकत्रित करने के लिए जो है वो इस प्रकार के समारोह का आयोजन करते थे। और बाल गंगाधर तिलक जी ने इन समारोहों की तुलना यूनानी राष्ट्रीय खेलों से की है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से यूनान में राष्ट्रीय खेल होते हैं उसी प्रकार से हमारे देश के ये राष्ट्रीय
पर्व जैसी चीज़ें हैं। तो इसकी तुलना उन्होंने किससे की थी? इन महोत्सव की तुलना तिलक जी ने यूनानी राष्ट्रीय खेलों से की थी। इसके अलावा भी जो है बहुत सारी सभाओं का आयोजन करते थे, जैसे कहीं लाठी क्लब बना दिया, कहीं पे कुश्ती दंगल, इस तरह की जो है वो एक्टिविटी समाज में किया करते थे ताकि लोग वहाँ से जुड़ें उन संस्थाओं से और लोगों तक जो है और भी बातें, जागरूकता की बातें पहुँचाई जा सके। तो लोगों के बीच में अपना दायरा अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपके अंदर हुनर होना चाहिए लोगों के बीच में जाने का। यदि आप किसी के दिल में उतरना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे निकट जाना होगा, और निकट जाने के लिए आपको उस व्यक्ति की तरह सोचना होगा और उस व्यक्ति के आसपास के दायरे में क्या चीज़ें होती हैं, किन चीज़ों पर वो फोकस करता है, किन चीज़ों से वो प्रभावित होता है, आपको उस दायरे में जाना पड़ेगा। तो उस समय के लोग इस तरह के जगहों पर, धार्मिक, कुश्ती, अखाड़ा, इन जगहों पर ज़्यादा जुटते थे। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि यदि हम किसी को राजनीति का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, किसी को हम ये कठिन कठिन सुशासन और इस तरह की चीज़ें सिखाना चाहते हैं, तो लोगों के पास जाने के लिए पहले हमें उनके संसाधनों के पास जाना होगा। इसीलिए जो है इस तरह की चीज़ें उन्होंने शुरू की और इतने लोकप्रिय हुए कि धीरे धीरे वो जो है राजनीति में आ ही चुके थे और 1895 और 1897 में बम्बई विधान परिषद के वो सदस्य भी बने। तो अगला पॉइंट रहेगा कि 2 बार 1895 में और 1897 में दोनों बार जो है तिलक जी बम्बई विधान परिषद के सदस्य बने। लोकप्रियता तिलक जी की बढ़ती जा रही है और पत्रकारिता में तो वो चल ही रहे हैं। 1897 लोकप्रियता के चरम पे पहुंच गए तिलक जी। 1897 में एक घटना हुई जिसमें 18 माह की सज़ा तिलक जी को हो गई। एक्चुअली हुआ क्या, पहले भी आपको एक घटना मैं बता चुका हूँ कि उसमें पूना के क्षेत्र में प्लेग या महामारी, हैजा जैसी महामारी फैली हुई थी। उसी की जांच करने के लिए, सर्वे करने के लिए पुलिस और कुछ अधिकारी जो है घरों घरों में जा कर के कर रहे थे, टेस्ट वगैरह जांच कर रहे थे। तो उसमें जो है कुछ बातें सामने आई कि महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही है। तो तिलक जी ने अपनी एक पत्रिका में जो है इस चीज़ का, केसरी पत्रिका में एक लेख लिख करके इन्होंने इसका भरपूर विरोध किया और इस पे जो है जितना वो बरस सकते थे बरसे। और एक जनसभा में भी इन्होंने जो है भाषण दिया और इन्होंने अपने भाषण में कहा कि जो शिवाजी ने अफजल की हत्या की थी वो उचित है, ऐसे वक्तव्य इन्होंने कहे। और एक कविता इन्होंने छापी जिसका शीर्षक था शिवाजी के उद्गार। तो इन दोनों चीज़ों को पढ़ करके लोगों के बीच में बहुत सारा गुस्सा इस घटना के प्रति जन्म लिया कि लोगों ने सोचा किस प्रकार से महिलाओं के साथ अभद्रता की गई। और चापेकर बंधु ने कुछ सक्रिय एक्शन ले लिया और चापेकर बंधु ने जा कर के प्लेग कमेटी के जो अध्यक्ष थे रैमडे और लेफ्टिनेंट थे आयरस्ट, उन दोनों की हत्या कर दी। ये घटना मैं पीछे आपको बता चुका हूँ किसी क्लास में। तो इस हत्या का आरोपी जो है वो सीधे सीधे बाल गंगाधर तिलक जी को बनाया जाने लगा। ऐसा कहा गया कि आपके द्वारा जो उकसाया गया है लोगों को अपनी पत्रिका और अपने भाषण के द्वारा, उसी को पढ़ करके, उसी को सुन करके लोग जो है भड़के और इस प्रकार का एक्शन घटित हुआ। इसीलिए आपके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और 18 माह की सज़ा जो है वो तिलक जी को दी गई। पहली बार तिलक जी जो है इस प्रकार के किसी कार्य के लिए 18 माह के लिए जेल भेजे गए और यह इनकी लोकप्रियता का उत्कर्ष था। लोगों ने इनके सपोर्ट में जो है बहुत विरोध किया इस निर्णय का, इस सज़ा का,
और इनको लोकमान्य की संज्ञा दी। यहीं से जो है बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के रूप में सामने आए और तमाम राजनीतिक नेताओं और तमाम लोगों के प्रयास के द्वारा 1898 में ही तिलक को रिहा करना पड़ा सरकार को। तो यहाँ पर जो ये घटना है, ये चूँकि मैं पीछे आपको बता भी चुका हूँ, वहीं से आप इसे नोट कर लीजिएगा। नोट आप ज़रूर कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा संक्षिप्त में लिख देंगे ताकि आपको ये घटना याद रहे। ये पूरी घटना आपको मैंने पीछे शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये क्लास में मैंने आपको बताई है। शायद उग्रपंथी विचारधारा वाला जो चैप्टर है उसमें आप चेक करिएगा। तो संक्षिप्त में इस चीज़ को नोट कर लेंगे। 1897 में तिलक जी को 18 माह की सजा, या आप इसे लिख ही लें, थोड़ा सा समय लगेगा। किस प्रकार से घटना थी? पूना क्षेत्र में प्लेग, बहुत शॉर्टकट में लिखेंगे, पूना क्षेत्र में प्लेग। और इससे क्या हुआ? जांच के दौरान देखिए, इस तरह से शॉर्ट में आप लिखना सीखें, कैसे लिखते हैं शॉर्टकट में किसी बड़ी घटना को जिसमें विवरण ज़्यादा होता है। पैराग्राफ में लिखने के बजाय शॉर्टकट में लिखेंगे। पूना क्षेत्र में प्लेग 1897। जांच के दौरान महिलाओं के साथ अभद्रता का मामला, इसका परिणाम क्या हुआ? तिलक का केसरी पत्रिका है इनकी, केसरी में लेख शिवाजी के उद्गार, ये एक कविता है। और इस कविता को जो है एक व्यक्ति ने शिवाजी की जयंती पर पढ़ा। एक व्यक्ति ने शिवाजी की जयंती पर पढ़ा। और दूसरा, दो चीज़ें थी, एक ये चीज़ और एक ये चीज़, तिलक का एक भाषण, तिलक का भाषण भी दिया इन्होंने इसी घटना के संबंध में। और इस भाषण में इन्होंने क्या किया? इसमें एक चर्चा की इन्होंने शिवाजी के द्वारा अफजल खां की हत्या को सही ठहराया। ये दो चीज़ें इन्होंने की। इसी घटना के विरोध में इन्होंने अपना गुस्सा प्रकट किया और चापेकर बंधुओं ने कुछ ज़्यादा ही सक्रिय एक्शन ले लिया। चापेकर बंधु शायद, अब देखिए इसमें कन्फर्म नहीं है, शायद इसी से प्रेरित होकर अब उन्होंने हत्या की। ये कोई इसका प्रूफ नहीं है कि उन्होंने किस चीज़ से प्रेरणा ली या कहाँ से उनके अंदर इतना क्रोध आया, लेकिन जैसा सरकार ने आरोप लगाया बाद में कि आपके इन्हीं कृत्यों से लोगों के अंदर इस प्रकार की प्रेरणा जन्म ली और उन्होंने हत्या की। चापेकर बंधुओं ने शायद इसी से प्रेरित होकर के प्लेग कमेटी, जो प्लेग कमेटी थी, प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैमडे और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या कर दी, इनकी हत्या कर दी। सरकार ने तिलक को दोषी ठहराया।
दोषी माना और 18 माह की सज़ा। लोगों के दबाव में 1898 में तिलक रिहा। बहुत से लोगों ने इनके रिहाई के लिए प्रयास किए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यहाँ तक संस्कृत के विद्वान मैक्स मूलर ने भी तिलक की रिहाई की बात की। तो उतना डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से जितना महत्वपूर्ण है वो हम देख रहे हैं। तो लोगों के दबाव में जो है 1898 में तिलक को रिहा कर दिया गया, पूरी सज़ा होने के पहले ही। यहाँ से रिहाई के बाद में राजनीति में बहुत सक्रिय हो गए और लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय हो गए और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहलाए। तो इसके बाद में ये धीरे धीरे एक गर्मपंथी विचारधारा की तरफ बढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं और ऐसे लोगों के ये विशेष करके प्रमुख नेता के रूप में उभरते हैं जिनकी विचारधारा थी कि हमें अंग्रेज़ों से अनुनय विनय करके कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, बल्कि हमें उनसे जो भी चाहिए वो हमें छीनना पड़ेगा। यानी एक गर्म विचारधारा के जैसे लोग होते थे, उनका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक करना प्रारंभ कर देते हैं। बाल गंगाधर तिलक धीरे धीरे गर्मपंथी विचारधाराओं के लोगों के समूह के नेता बनते चले जाते हैं और कांग्रेस में 2 गुट धीरे धीरे आंतरिक रूप से बनना प्रारंभ हो जाते हैं, जिसमें एक गुट का नेतृत्व फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता कर रहे थे और दूसरा गर्मपंथी विचारधारा का खेमा जिसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे और इनके साथ इनके अन्य सहयोगी जिनको हम बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष आदि जो हैं, लाला लाजपत राय, ये सभी लोग इनके साथ आ जाते हैं। तो इस प्रकार से 2 खेमे हो जाते हैं। फिर देखा हमने कि 1905 में बंगाल विभाजन के बाद में बाल गंगाधर तिलक ने जो है सक्रिय रूप से आंदोलन को चलाया, जिसको हम स्वदेशी या बहिष्कार मूवमेंट कहते हैं। वहाँ पर इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया। (1905) बंग भंग के विरोध में बहिष्कार आंदोलन। बहिष्कार आंदोलन में भाग लिया और 1906 में अब जो कांग्रेस के अंदर बहुत से लोग थे, जैसे बिपिन चंद्र पाल जो है चाहते थे कि तिलक जी को 1906 के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन 1906 में जो फिरोज शाह मेहता या गोपाल कृष्ण गोखले जो नरम दल के नेता थे, वो नहीं चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक को जो है अध्यक्ष बनाया जाए अधिवेशन का। तो उन सब लोगों ने जो है दादा भाई नौरोजी को तार के द्वारा बुलाया। उसमें दादा भाई नौरोजी भारत में नहीं थे, वो बाहर थे, लेकिन दादा भाई नौरोजी को तार के द्वारा बुलाया गया ताकि उनको अध्यक्ष बनाया जा सके। और तिलक जी को अध्यक्ष वो इसलिए नहीं बनाना चाह रहे थे क्योंकि इनकी विचारधारा स्पष्ट थी और यदि इनको अध्यक्ष बनाया जाता तो निश्चित तौर से बहिष्कार आंदोलन और ज़्यादा उग्र रूप में दिखाई पड़ता। इसीलिए 1906 में तिलक को अध्यक्ष न बनने के लिए दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया गया था। और अगले वर्ष 1907 जो सूरत में अधिवेशन हुआ, वहाँ पर भी तिलक के जो है अध्यक्ष बनने की पूरी संभावना थी। तो पहले किसी दूसरे स्थान को जो है अधिवेशन के लिए चुना गया था। आप कमेंट करके हमें बताएं। मैं पीछे आपको बता चुका हूँ कि 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ, जहाँ पर कांग्रेस का विभाजन हो गया नरमपंथी और गर्मपंथी 2 धड़ों में, उस अधिवेशन के लिए पहले कौन सी जगह निर्धारित की गई थी, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि 1907 में कांग्रेस के अधिवेशन के लिए कौन सी जगह निर्धारित की गई थी, जिसको ऐन वक्त पर यानी कुछ ही दिन पहले फिरोज शाह मेहता ने बदल करके सूरत कर दिया था। और इसके पीछे कारण ये था
कि सूरत क्षेत्र यानी महाराष्ट्र के सूरत क्षेत्र से ही जो है बाल गंगाधर तिलक का संबंध था। और कांग्रेस के संविधान में ऐसी नीतियाँ थी कि जो जिस क्षेत्र का व्यक्ति होगा, अगर उस क्षेत्र में जाकर के अधिवेशन होता है तो वह उस अधिवेशन का अध्यक्ष नहीं बन सकता है। यानी कि बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता था कांग्रेस के संविधान के अनुसार। यानी 1906 में भी अध्यक्ष बनते बनते रह गए और 1907 में भी तिलक जी अध्यक्ष नहीं बन पाए। और दोनों बार ही नरमपंथी नेताओं ने जानबूझ करके ऐसा पत्ता खेला था। और इसी वजह से गरम खेमे के जो लोग थे वो बहुत नाराज़ थे, क्योंकि बहिष्कार आंदोलन उनके मर्जी के मुताबिक नहीं चल पा रहा था और इसीलिए वो तिलक जी को अध्यक्ष बनवाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो 1906 और पूरी कहानी आप लिख लीजिएगा। 1907 में तिलक को गरम दल के लोग अध्यक्ष बनवाना चाहते थे, अध्यक्ष बनवाना चाहते थे। इतने पॉइंट से ही आप समझ जाएंगे कि फिर ऐसा हो नहीं पाया था। 1907 कांग्रेस का विभाजन हुआ और तिलक जी जो है वो गरम खेमे के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर कर सामने आए। और यहाँ पे क्या हुआ, तिलक जी गरम दल, जिनको नेशनलिस्ट कहा जाता था, गरम दल के प्रमुख नेता के रूप में सामने आए। रूप में उभरे। इसके बाद आपने देखा था, हम तिलक के जीवन पे हम अगर पूरा फोकस कर रहे हैं तो अगली घटना तिलक जी के जीवन से ये हुई कि इनको फिर एक बार कारावास हुआ। बहिष्कार आंदोलन अपने चरम में था 1908 का समय, और 1908 में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको जो है मांडले जेल जो कि बर्मा में है वहाँ पर इनको भेज दिया जाता है। 6 वर्ष की सज़ा इनके 1908 बहिष्कार आंदोलन। बहिष्कार आंदोलन के समय, ये सब आप पूरा डिटेल में भी पढ़ चुके हैं। 1908 में बहिष्कार आंदोलन के समय तिलक जी गिरफ्तार। 6 वर्ष का कारावास, 6 वर्ष का कारावास मांडले जेल वर्मा, यहां पर इनको भेज दिया जाता है। तिलक जी का व्यक्तित्व जो है वो राष्ट्रवादी तो था ही, साथ में ये बहुत बड़े ज्योतिष और वेदों में भी रुचि रखने वाले एक प्रकांड पंडित थे। इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं जिनकी चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि वो पुस्तकें जो है बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछी गई हैं और यदि आप तिलक जी की बात कर रहे हैं तो उनकी पुस्तकों की बात करना ज़रूरी भी है। तो 3 पुस्तकें, 2 पत्रिकाओं की हम बात कर चुके हैं, 3 पुस्तकें भी इनकी इम्पोर्टेंट हैं, उन पे हम अभी बात करेंगे। इस कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं हम। 6 वर्ष का कारावास हुआ तो 8 में गिरफ्तार हुए और 1914 में ये वहाँ से छूट करके आए। 1914 में जेल से रिहा। प्रथम विश्व युद्ध का समय, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्थितियाँ समझनी होंगी, क्योंकि जब आप राष्ट्रवादी आंदोलन या राष्ट्रीय आंदोलन पे जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपको सारी घटनाएं स्पष्ट रूप से क्लियर विजन में होनी चाहिए, ताकि चीज़ें आपसे गलत ना हो और सही तरीके से आप उसे
लिख सकें, जिस दृष्टिकोण से प्रश्न की मांग हो उसी दृष्टिकोण से चीज़ों को आप परोसें उसी फ्रेम में। तो देखिए, जब 1908 का समय था, उस समय लोगों के अंदर बहुत उबाल था, क्योंकि गरम दल के नेता उनके अंदर जोश भर रहे थे। तो आपने देखा था किस प्रकार से वस्तुओं की होली जलाई जा रही थी, और पहली बार महिलाओं ने, बच्चों ने और लोगों ने सड़कों पर जो है जुलूस, रैली और आंदोलन दिखाया। लेकिन जैसे ही 1908 से सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार हो गए, कुछ लोग संन्यास ले लिए, कुछ लोग अमेरिका चले गए, जैसा आप पीछे जानते भी हैं। उसके बाद में बहिष्कार आंदोलन बिल्कुल थम गया और सभी गरम दल के नेता, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये सभी लोग नेतृत्व से बाहर जा चुके थे। इनके बाहर चले जाने के बाद में जो गरम खेमे के लोग थे, उनको कोई नेतृत्व देने वाला नहीं था। और जब आपके पास कोई एक बेहतर कुशल नेतृत्वकर्ता नहीं होता है, तो फिर उसमें से कुछ लोग भटक जाते हैं। बहुत से गरम मिजाजी लड़के क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ बढ़ गए। बमबाजी, बंदूक चलाना, हत्या कर देना, इन जैसे क्रांतिकारी आंदोलनों की तरफ बढ़ गए। जो नए खून के जोशीले लड़के थे, उनके विषय में भी हम पढ़ेंगे, क्रांतिकारी आंदोलन। और बहुत से लोग जो थे वो निष्क्रिय हो गए। अब कांग्रेस जो थी वो नरम दल के रूप में ही आगे बढ़ रही थी, यानी वहाँ पर फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नरम विचारधारा के लोग थे और जो संवैधानिक तरीकों में विश्वास करते थे। मार्ले मिंटो सुधार आया, आपने देखा, और नरमपंथी नेताओं को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। और तब तक मुस्लिम लीग भी आ चुकी थी 1906 में, उसको भी संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। और फिर दिल्ली दरबार में आपने देखा किस प्रकार से कुछ ऐसे निर्णय लिए गए जिससे मुस्लिम लीग भी असंतुष्ट हो गई, और नरमपंथी लोग तो मार्ले मिंटो सुधार से असंतुष्ट थे ही। तो यहाँ पर आ करके भारत की एक राजनीतिक सिचुएशन क्या बन जाती है 1914 में, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। 1914 तक आते आते जो नरम खेमा है, गरम दल तो खत्म ही था, मतलब निष्क्रिय ही था, लेकिन जो नरम दल है वो भी सरकार से रत्ती भर संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो उससे बिल्कुल असंतुष्ट है। जो दूसरा दल अस्तित्व में है मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के साथ में भी पिछले क्लास लखनऊ पैक्ट में भी आपने पढ़ा, कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी। बाल्कन युद्ध था, इटली का कुछ मामला था, ये सब भी अंतर्राष्ट्रीय मामले थे जहाँ पर खास करके तुर्की जो देश है उसके साथ अन्याय हो रहा था या उसकी पराजय हो रही थी, उससे भी असंतुष्ट थे क्योंकि हर जगह ब्रिटेन शामिल था। और विश्व युद्ध भी स्टार्ट हो गया था, इसमें भी तुर्की का एक मामला था जिससे भी मुस्लिम लीग शंका में थी। और ये लोग अलीगढ़ विद्यालय को जो है यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे, उसको भी लॉर्ड हार्डिंग ने मना कर दिया था, इससे भी असंतुष्ट थे। यानी मुस्लिम लीग भी असंतुष्ट थी, कांग्रेस भी असंतुष्ट थी। और ऐसे में बाल गंगाधर तिलक जो है वो जेल से रिहा होकर के आए। और इसी समय एक नई महिला इसी वर्ष 1914 में राजनीति में, सक्रिय राजनीति में एंट्री की थी, और वो थी श्रीमती एनी बेसेंट, जिनको गांधी जी बसंती देवी की उपाधि दिए थे और भारत के लोग उनको बसंती माँ कहते थे। बसंती देवी यानी एनी बेसेंट भी 1914 से सक्रिय राजनीति में आ गई थी। उनके विषय में भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई महिला थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी को हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एनी बेसेंट पे हम कुछ और बातों को भी चर्चा करेंगे अभी अगली क्लास में। तो एनी बेसेंट भी 1914 में कांग्रेस से जुड़ चुकी थी और तिलक जी भी रिहा होकर के आ गए थे। अब तिलक जी को ऐसा लग रहा था कि जिस रूप में मैं देश को छोड़ करके गया था 1908 में, अब कुछ वैसा नहीं है। यानी गरम खेमा तो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो चुका है। तो इन्होंने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, लोगों को जोड़ना शुरू किया, और इन्होंने सोचा कि अब हमको अलग रह के नहीं बल्कि कांग्रेस के साथ मिल करके कुछ करना होगा, क्योंकि राजनीतिक शून्यता की स्थिति आ चुकी है। और एनी बेसेंट जो अभी नई नई सक्रिय राजनीति में आई थी, वो भी चाह रही थी कि हम सभी को अब एक हो जाना चाहिए। और उधर मुस्लिम लीग भी जो है वो भी प्रयास कर रही थी कि अब हमको मिल करके कुछ करना है। और पिछले क्लास में आपने देखा कि इन सब के जो है ऐसी परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि इन्होंने एक समझौता किया जो
लखनऊ पैक्ट के नाम से आपने पढ़ा था और सभी फिर मिलकर के एक मैदान में आ गए। लेकिन कोई भी आंदोलन नहीं शुरू हुआ। इन सब का समझौता तो हो गया 1916 में लखनऊ पैक्ट में, लेकिन ना मुस्लिम लीग और ना ही कांग्रेस कोई बड़े आंदोलन के लिए तैयार थी। महात्मा गांधी भी 1915 में भारत आ चुके थे और वो भी जो है प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश का साथ दे रहे थे, लोगों को सेना में भर्ती करा रहे थे और उनका बिल्कुल एक स्पष्ट नज़रिया था कि हमको इस विश्व युद्ध के दौरान किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं चलाना चाहिए, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत की मदद करनी चाहिए ताकि हमें सुशासन ऐसे ही बिना मांगे ही प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ऐसा ब्रिटिश का मानना भी था कि वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। खैर वो तो महात्मा गांधी जी के चैप्टर में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर तिलक जी के मन में था कि हम एक आंदोलन शुरू करें और एनी बेसेंट जी के भी मन में था कि एक आंदोलन शुरू किया जाए और होम रूल लीग की स्थापना का विचार एनी बेसेंट के दिमाग में पहले आया था। आयरलैंड की ये महिला थी और आयरलैंड से ही ये विचार वो लेकर के आई थी, लेकिन स्थापना जो है वो बाल गंगाधर तिलक जी ने उनसे कई महीने पहले कर दी थी। तो यहाँ पर 1914 में जेल से रिहा होकर के आए और उसके बाद में आप सारी घटनाएं जानते हैं। 1916 में 28 अप्रैल तिलक जी ने होम रूल लीग की स्थापना की। बस मैं यहीं तक आपको लाना चाह रहा था, होम रूल लीग की स्थापना तक। इसके बाद होम रूल लीग एक आंदोलन जो चलाएगी जिसको सुशासन आंदोलन या होम रूल मूवमेंट कहा जाता है, उसके विषय में हम एक चैप्टर करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी जो स्ट्रेटजी होगी वो ये होगी कि हम पहली क्लास में आज तिलक जी को पढ़ लिए हैं, दूसरी क्लास में हम बेसेंट को पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से आपके बहुत से क्वेश्चन बनेंगे, और तीसरी क्लास जो होगी उसमें हम जो है होम रूल को पढ़ेंगे, क्योंकि होम रूल को पढ़ने से पहले उसके दोनों नेतृत्वकर्ता नेताओं के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आज इस क्लास में हमने बाल गंगाधर तिलक जी के विषय में चर्चा की है, नेक्स्ट क्लास में हम बेसेंट पे चर्चा करेंगे। अब 3 पुस्तकों की जो मैंने बात की थी वो देखें। तिलक जी की 3 पुस्तकें हैं, 3 प्रमुख पुस्तकें हैं, वो कौन कौन सी हैं वो देखें। पहला तो है इनका गीता रहस्य। गीता रहस्य क्या है? गीता रहस्य ये जो है धर्म में हमने बताया ना कि धार्मिक व्यक्ति भी थे, तो जो श्रीमद् भगवत गीता है उसका मराठी में अनुवाद है ये, जिसको गीता रहस्य कहा गया। ये क्या है? ये श्रीमद् भगवत गीता का मराठी अनुवाद है। इससे एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि इस पुस्तक की रचना जो है वो तिलक जी ने कहाँ पे की थी? तो इसे जो है मांडले जेल में लिखा था इन्होंने, मांडले जेल में रचना की थी। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। तो गीता रहस्य पुस्तक की रचना जो है जब इनको 6 वर्ष का कारावास हुआ था, बर्मा में मांडले जेल में थे, वहीं पर इन्होंने पुस्तक की रचना की थी। दूसरी पुस्तक जो है औरायन, औरायन एक पुस्तक इनकी आई। वैदिक और जो ज्योतिष था इसके भी एक बहुत बड़े ये विद्वान थे। इस ज्योतिष के आधार पर इन्होंने निकाला कि जो वेद हैं उनकी आयु जो है वो 4,500 वर्ष पुरानी है, यानी जो वेद हैं वो 4,500 वर्ष पहले के हैं। ये ज्योतिष के आधार पर इन्होंने निकाला था और इस जो इनका रिसर्च था ये औरायन पुस्तक इनकी है। औरायन, औरायन में इन्होंने क्या है, वेदों की आयु ज्योतिष से निकाली थी इन्होंने, और कितनी निकाली थी? 4500 वर्ष।
ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। अगली जो एक पुस्तक थी इनकी, आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज। इस पुस्तक में इन्होंने बताया था कि जो आर्य भारत में आए थे, जब आप सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये पता चलता है कि आर्य आए थे। तो आर्य जो भारत में आए थे वो कहाँ से आए थे, उनका निवास कहाँ था। तो अलग अलग विद्वान उसमें, कोई कहता है कि सेंट्रल एशिया से आए थे, कोई कहीं से बताता है, कोई कहीं से बताता है। लेकिन उसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसने यह कहा कि आर्य जो है वो ध्रुवीय क्षेत्र में रहते थे। तो बाल गंगाधर तिलक वहाँ पे सही आंसर टिक करिएगा आप। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज। आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज। इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि जो आर्य हैं उनका मूल निवास जो था वो ध्रुव प्रदेश में था। आर्यों का मूल निवास ध्रुव प्रदेश में था। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये इनकी पुस्तकें हैं कुछ फेमस। तिलक जी की मृत्यु के पश्चात अपने दिए गए एक वक्तव्य में महात्मा गांधी ने कहा था कि तिलक जी आधुनिक भारत के निर्माता हैं। महात्मा गांधी ने कहा था तिलक जी के विषय में, महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने कहा आधुनिक भारत के निर्माता जवाहरलाल नेहरू ने कहा था भारतीय क्रांति के अग्रदूत और मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि तिलक जी एक चतुर और व्यवहारिक राजनीतिज्ञ हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने कहा था चतुर और व्यवहारिक राजनीतिज्ञ। ये सभी तिलक के लिए हैं। तिलक जी के लिए। और इनकी मृत्यु के पश्चात इनको 100 को जो है वो महात्मा गांधी, डॉक्टर किचलू और शौकत अली जैसे नेताओं ने कंधा दिया था। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस किस प्रमुख नेता ने इनको जो है कंधा दिया था, तो आप नोट कर लीजिएगा, महात्मा गांधी, डॉक्टर किचलू, शौकत अली आदि लोगों ने इनको कंधा दिया था। 1 अगस्त 1920 जो दिन निर्धारित किया गया था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के लिए, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक हमारे बीच से चले गए। हालांकि अपनी मृत्यु से पहले इन्होंने महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन चलाने के लिए स्वीकृति दे दी थी, क्योंकि कुछ थोड़ा वैचारिक मतभेद प्रारंभ में हुए थे, लेकिन हमेशा महात्मा गांधी ने भी कहा है कि हमारे साध्य एक थे, हालांकि हमारे साधन अलग अलग थे। यानी जितने भी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं उनके साधन यानी कार्य करने का तरीका भले ही अलग अलग रहा हो, लेकिन सभी का साध्य, सभी का गोल यानी निशाना एक ही था, और वो था अंग्रेज़ों से मुक्ति प्राप्त करना। वो चाहे किस रूप में रहा हो, लेकिन सभी का निशाना भारत की भलाई के लिए था। तो 1 अगस्त 1920 के उस दिन हमारे बीच से बाल गंगाधर तिलक चले गए और हमेशा हमेशा के लिए भारत माता के आंचल में एक चमकदार सितारे के रूप में दर्ज हुए, जिसका प्रकाश युगों युगों तक जगमगाता रहेगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक हमेशा ये कहते थे कि स्वराज्य या सुशासन या होम रूल हमें किसी पुरस्कार के रूप में नहीं चाहिए। जब लोगों ने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में जो हम मदद करते हैं तो हमको सुशासन मिलेगा, तो बाल गंगाधर तिलक जी का जवाब था कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है,
वो हमें पुरस्कार के रूप में नहीं बल्कि हमको अपने हक के रूप में चाहिए, और मैं उसे लेकर रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ बने रहिए स्टडी विद कृष्णा पे। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में। धन्यवाद।